हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम लोग कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड असेंबली लैंग्वेज के ब्लॉक 1 चैप्टर 2 का एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसे हम हैमिंग एरर करेक्टिंग कोड या सिंगल एरर करेक्शन कोड के नाम से जानते हैं। ये जो टॉपिक है ये लास्ट वीडियो में हमने जो टॉपिक स्टार्ट किया था एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन का, उसी की कंटिन्यूएशन में सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट हमने पैरिटी बिट मेथड के तौर पर लास्ट वीडियो में कंप्लीट किया था, जिसमें हमने देखा था कि किस प्रकार से पैरिटी बिट का इस्तेमाल करके सेंडर और रिसीवर्स के बीच में एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन टेक्निक्स का इस्तेमाल किया जाता है, उसकी कुछ लिमिटेशंस पर बात करी थी। आज हम बात करेंगे हैमिंग एरर करेक्शन एंड डिटेक्शन कोड की। गाइस, हैमिंग कोड, ये बात ठीक है कि ये जो हैमिंग कोड या सेक कोड जो है ये एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन मेथड है। डेफिनेशन वाइज तो हम इसे कह सकते हैं कि ये एरर डिटेक्ट भी कर लेता है एंड करेक्ट भी कर लेता है। नाम में नहीं आ रहा, आपके नाम देखिए अगर आप, तो इसके नाम में ही आ रहा है सिंगल एरर करेक्शन, यानी ये एरर डिटेक्ट भी करेगा और इट कैन करेक्ट एन एरर ऑल्सो। बट ये क्योंकि नाम में ही दिखा हुआ है सिंगल एरर का मतलब हुआ कि ये भी लास्ट पैरिटी बिट मेथड की तरह ये भी सिर्फ एक बिट एरर ही, सिंगल एक, ये भी डिटेक्ट एंड करेक्ट कर सकता है। ओनली वन बिट एरर, सिर्फ वन बिट एरर ही डिटेक्ट एंड करेक्ट कर सकता है। एक बिट से ज्यादा पर यह मेथड फेल है। तो आपके कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड असेंबली लैंग्वेज में दो मेथड हैं एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन के। फर्स्ट हमने लास्ट वीडियो में पैरिटी बिट देखा, सेकंड पर हम आज बात करेंगे हैमिंग कोड या सिंगल एरर करेक्शन कोड के नाम से आता है। एग्जाम में मैंने ये क्वेश्चन 5 मार्क्स का सॉल्व करने के लिए देखा है, न्यूमेरिकल के टाइप पर, राइट। तो आइए क्वेश्चन पर बात करते हैं, देखते हैं। एक सेंडर कंप्यूटर था जिसके पास 8 बिट डेटा था। वो 8 बिट डेटा है 11000100। एक सेंडर कंप्यूटर के पास ये 8 बिट डेटा है जो उसे किसी रिसीवर कंप्यूटर को भेजना है। चलिए, तो उसने भेज दिया नेटवर्क के थ्रू। अब अगर एक सेंडर कंप्यूटर ने एक 8 बिट डेटा रिसीवर कंप्यूटर को सेंड किया, तो रिसीवर, जैसा हमने लास्ट वीडियो में बात की थी कि सेंडर कंप्यूटर द्वारा उसके अंदर कुछ इंफॉर्मेशन भी भेजी जाती है। अदरवाइज रिसीवर जो है उसे तो पता ही नहीं चलेगा कि उसको जो डेटा रिसीव्ड हुआ है वेदर इट इज करेक्ट डेटा और नॉट। इसी वजह से ही तो एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन टेक्निक्स का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें सेंडर की तरफ से कुछ इंफॉर्मेशन डेटा के साथ भेजी जाएगी, जिसके बिहाफ पर रिसीवर जो है उस इंफॉर्मेशन के बिहाफ पर, उस एरर इंफॉर्मेशन के बिहाफ पर रिसीवर जो है ये चेक करेगा कि वेदर द रिसीव्ड डेटा इज करेक्ट और नॉट। तो सेंडर ने, इसने बोला है क्वेश्चन में कि 11000100 डेटा भेजा रिसीवर को। अब देखते हैं, आगे चलते हैं, रिसीवर को क्या रिसीव हुआ। रिसीवर को जो डेटा रिसीव हुआ वो था 11000101। अगर हमें इस क्वेश्चन को देखें तो ये लास्ट बिट यहां 1 है और लास्ट बिट यहां पर 0 है। हमें क्वेश्चन में क्लियरली दिख रहा है कि यहां पर ये 0, यहां रिसीवर को 1, यानी रिसीवर को जो डेटा रिसीव हुआ वो गड़बड़ रिसीव हुआ। आपको हैमिंग कोड मेथड का इस्तेमाल करके इस एरर को डिटेक्ट करना है। ये तो हमें दिख रहा है कि सेंडर ने यहां डेटा भेजा 11000100, लेकिन यहां रिसीव हुआ 11000101। ये लास्ट बिट करप्ट हो गई है, ये हमें आईज से दिख रहा है, बट कंप्यूटर्स की आईज नहीं होती। दे हैव देयर एल्गोरिथम्स, देयर टेक्निक्स, देयर मेथड्स। हैमिंग एरर कोड इज वन ऑफ देम। तो हैमिंग एरर कोड की मदद से किस प्रकार से सेंडर और रिसीवर के बीच में ये एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन की टेक्निक इंप्लीमेंट होती है, आइए बात करते हैं। थ्योरेटिकल वाइज आप इसमें 2 लाइन डेफिनेशन लिख सकते हैं कि ये एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन टेक्निक दोनों करता है। देन ये सिर्फ 1 बिट एरर डिटेक्ट कर सकता है, और आप लिख सकते हैं कि मल्टीपल बिट एरर ठीक नहीं कर पाएगा, ये ना डिटेक्ट कर पाएगा। तो आइए, एक क्वेश्चन हमने एग्जाम्पल में ये जो लिया है इसको सॉल्व करते हैं। हैमिंग कोड मेथड बोल लीजिए, इसको सेक कोड यानी ये रहा सिंगल एरर करेक्शन सेक कोड मेथड भी कहा जाता है। तो कैसे हमें इसे सॉल्व करना है, राइट।
सबसे पहला स्टेप जो हमें सॉल्व करना है, सबसे पहले हम देखते हैं सेंडर के पास डेटा क्या है जो उसे भेजना है। अगर हम देखें तो सेंडर के पास 11000100 ये जो डेटा है सेंडर भेजना चाहता है, राइट। अब हम जानते हैं कि सेंडर जब डेटा भेजेगा तो उसके साथ कोई ना कोई इंफॉर्मेशन भी भेजेगा, क्योंकि खाली डेटा भेजकर रिसीवर को कभी पता नहीं लगेगा कि रिसीव्ड डेटा सही है या नहीं। इसके साथ कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन भेजी जाएगी जिसे एरर इंफॉर्मेशन या इस मेथड में हम चेक सम भी कहते हैं, राइट। तो चेक सम बोल लीजिए या चेक बिट्स बोल लीजिए या एरर इंफॉर्मेशन बोल लीजिए, ये बात एक ही है, अलग अलग नाम है लेकिन बात एक ही है। तो यहां पर वो कुछ एरर बिट्स या कुछ चेक बिट्स इस डेटा के साथ भेजेगा जो आपको यहां एक पूरे मेथड से कैलकुलेट करनी होगी। तो अगर हम देखें तो हमारे डेटा में टोटल डेटा बिट्स कितनी है, अगर हम देखें तो डेटा बिट्स को यहां m से डिनोट किया जाता है और डेटा बिट्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 डेटा बिट्स, राइट। तो सबसे पहला स्टेप अभी मैं सेंडर साइड पर कर रहा हूं। सेंडर साइड से मेरा मतलब है कि पहले सेंडर को अपने इस डेटा का इस्तेमाल करके एक फॉर्मूला लगा के कुछ एक्स्ट्रा एरर बिट्स, कुछ एक्स्ट्रा चेक बिट्स कैलकुलेट करनी होगी जो उसे इस डेटा के साथ भेजनी है। तो अभी मैं सेंडर साइड पार्ट करने जा रहा हूं जिसके अंदर हम इस डेटा का इस्तेमाल करके कुछ बिट्स कैलकुलेट करेंगे, कुछ एरर बिट्स, कुछ चेक बिट्स कैलकुलेट करेंगे और उसे इस डेटा के साथ इस डेटा के साथ रिसीवर को भेजेंगे। फिर मैं रिसीवर साइड आपको करके दिखाऊंगा कि रिसीवर को जो ये रिसीव हुआ वो कैसे उसको डिटेक्ट करेगा और तब जाकर हमको पता चलेगी कि एग्जैक्टली किस लोकेशन पर प्रॉब्लम है, तब जाके ये क्वेश्चन पूरा होगा। तो सेंडर साइड और रिसीवर साइड दोनों हमें करके देना होगा। तो आइए देखते हैं। पहला स्टेप, हमें यह पता करना होगा कि हमें कितनी बिट्स इसके साथ एक्स्ट्रा भेजनी है, कितनी चेक बिट्स एक्स्ट्रा भेजनी है। चेक बिट्स बोलिए, एरर बिट्स बोलिए, कितनी नंबर ऑफ चेक बिट्स भेजनी है। तो नंबर ऑफ चेक बिट्स कैलकुलेट करने के लिए यहां एक फॉर्मूला है 2 to the power k - 1 greater than equals to m plus k। ये फॉर्मूला है हैमिंग कोड या सेक कोड के अंदर जिसकी मदद से हम चेक बिट्स कैलकुलेट कर पाते हैं। अब इसमें दो चीजें हैं, एक है m जो कि हमें गिवन है 8 नंबर ऑफ डेटा बिट्स, दूसरा है k, यहां भी यूज है k, यहां भी यूज है। तो ये k मतलब नंबर ऑफ चेक बिट्स रहेगा। इस k की वैल्यू ही हमें इस फॉर्मूले से निकालनी होगी। कितनी नंबर ऑफ चेक बिट्स होंगी वो k से डिनोट होंगी और वही हमें ये फॉर्मूला कैलकुलेट करके देगा। तो आइए अगर हम इसको एक स्टेप और आगे करें तो 2 to the power k - 1 greater than equal to m की जगह m की वैल्यू रख देते हैं 8 plus k, राइट। अब इसे कहीं रफ में सॉल्व करते हैं हमें। ये रहा हमारा रफ एरिया 2 to the power k - 1 greater than equals to 8 plus k। ये रहा हमारा एक रफ एरिया। इसमें अब हमें k की वैल्यू 1 से ऑनवर्ड्स रख रख के देखनी है कि ये ग्रेटर देन इक्वल टू दोनों साइड कहां प्रूव होगी। k की वैल्यू रख के देखनी है। जैसे सपोज मैंने k की वैल्यू 1 रखी, ये रफ में कर रहा हूं मैं, तो 2 to the power जहां जहां k है वहां वहां 1 रखिएगा। 1 - 1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 8 plus 1, ये हो जाएगा 2 की पावर 1 - 1 ग्रेटर देन 8 plus 1 9। क्या 1 9 से ग्रेटर है? नो, 1 9 से ग्रेटर नहीं है, यानी ये वाला केस तो फेल हुआ। तो अब आपको k की जगह 2 रख कर देखना होगा इसी इक्वेशन में, राइट। सो 2 to the power 2 जहां k था उसकी जगह 2 रखा, -1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 8 plus 2, ये 4 - 1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 10, 3 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 10। क्या 3 10 से बड़ा है या बराबर है? इक्वल भी लगा हुआ है, बराबर भी आ जाए तो भी मैं रुक जाऊं, बट यहां 3 ग्रेटर देन 10 नहीं है, तो ये भी फेल हुआ। अब k की वैल्यू रखेंगे हम 3, आइए इसी में रखते हैं 2 to the power 3 जहां k था वहां 3 -1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 8 plus 3, 2 to the power 3 8 - 1 ग्रेटर देन 11, 8 - 1 7 ग्रेटर देन 11। अगेन ये भी फेल हुआ, 7 जो है वो ग्रेटर देन 11 या 7 11 के इक्वल नहीं है, तो ये भी फेल हुआ। आइए k की वैल्यू रखते हैं 4,
2 to the power 4 minus 1, जहां k है वहां 4 रखना है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 8 प्लस 4, तो 2 to the power 4 16 minus 1 ग्रेटर देन 12, राइट, 15 ग्रेटर देन 12, या तो ग्रेटर आ जाए इधर वाली साइड या दोनों साइड बराबर आ जाए तो रुकना है, क्योंकि सिंबल देखिए ग्रेटर देन और इक्वल टू लिखा हुआ है, तो या तो इधर वाली साइड ग्रेटर आ जाए या दोनों साइड इक्वल आ जाए, तो हमें स्टॉप करना है, यहां पर हमें स्टॉप करना है, हमें k की एग्जैक्ट वैल्यू मिल गई, तो वो हमारा रफ पार्ट था, यहां पर हम मेनली सीधे ये वैल्यू यहां रफ में करके आपको कैलकुलेट करके दिखानी है। सो पुटिंग k इक्वल्स टू 4, सीधे k 4 रखना है, वो रफ का पार्ट है। 2 to the power 4 minus 1 greater than equals to 8 plus 4, 16 minus 1 greater than equals to 12, 15 is greater than equals to 12, यानी 15 जो है वो greater than equals to 12 है, यहां ये कंडीशन सेटिस्फाइड है, हेंस हमें चेक बिट्स मिल गई। नंबर ऑफ चेक बिट्स कितनी इस डेटा के साथ जाएंगी, कितनी एरर बिट्स बोल लीजिए, चेक बिट्स बोल लीजिए, कितनी नंबर ऑफ चेक बिट्स जाएंगी उसे ही k से डिनोट करते हैं, हमें नंबर ऑफ चेक बिट्स मिल गई, कितनी k की वैल्यू 4। तो ये लीजिए गाइस, यानी टोटल डेटा जो सेंडर की तरफ से जाएगा, टोटल डेटा बिट्स जो सेंडर की तरफ से जाएंगी वो 8 बिट ये प्लस 4 बिट ये, यानी टोटल 12 बिट्स सेंडर की तरफ से भेजी जाएंगी। 8 बिट का डेटा सेंड किया जाएगा प्लस 4 बिट्स एक्स्ट्रा जिनके बिहाफ पर रिसीवर चेक करेगा कि रिसीव्ड डेटा सही है या नहीं, तो टोटल 12 बिट्स का डेटा सेंडर की तरफ से रिसीवर को भेजा जाएगा। तो आइए अब इस 12 बिट्स में से 8 बिट्स आपके पास हैं, बट रिमेनिंग 4 बिट्स अब आपको एक इसके स्टेप 1 करा अभी मैंने, स्टेप 2 की मदद से आपको रिमेनिंग 4 बिट्स कैलकुलेट करनी होंगी। तो आइए देखते हैं कि स्टेप 2 कैसे होगा। तो यहां तक तो हमें समझ में आ गया, टोटल डेटा बिट्स हमें 12 भेजनी है, 12 भेजनी है। तो आइए अब स्टेप 2 करते हैं। ये स्टेप 1 हुआ, अभी सेंडर साइड पर ही है, ध्यान रखिएगा। आइए स्टेप 2 की तरफ चलते हैं। तो अब हम स्टेप 2 पर चलते हैं। हमारे को टोटल जो डेटा बिट्स बननी है वो है 12। तो आइए एक टेबल बनाते हैं और सबसे ऊपर लिखते हैं टोटल डेटा बिट्स, या टोटल ना भी लिखें, सिर्फ डेटा बिट्स लिख दीजिए। कितनी डेटा बिट्स हम भेज रहे हैं? हम भेज रहे हैं 12, अभी हमने कैलकुलेट करी। तो हमें यहां पर 12 से लेकर 1 तक कॉलम्स बनाने होंगे। 11 जितने बिट्स आई होंगी उतने कॉलम्स, 10, 9, 7, 6, 5, 4, 3, टोटल डेटा बिट्स m प्लस k हो गई। m आपकी 4 बिट्स 8 बिट्स और k 4 बिट्स, तो टोटल 12 आ रहा था, इसलिए मैंने यहां पर टोटल 12 कॉलम्स बनाए, राइट। ये आपकी डेटा बिट्स हो गई। अब आपको इनका बाइनरी लिखना होगा, इन सारे नंबर्स का बाइनरी। आइए, ठीक है। तो अगर हम 12 का बाइनरी निकालें तो यह आएगा 1100। सबसे बड़े नंबर का सबसे पहले बाइनरी निकालिए। सबसे बड़ा नंबर है 12 का बाइनरी मैंने 1100। बाइनरी निकालना आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस में सीखा भी होगा। किसी भी डेसिमल नंबर को बाइनरी में 2 से एलसीएम लेकर निकालते हैं, ऐसा मैंने पिछली वीडियोस में बताया है। अगर आपने नहीं देखी है तो इस प्लेलिस्ट की प्रीवियस वीडियोस में जाकर देखिए, सारा नंबर सिस्टम मैंने कन्वर्ट करना सिखाया। तो 12 का आया, सबसे पहले सबसे बड़े नंबर का निकालिए। 12 का बाइनरी आया 1100। कितने बिट्स में आया है? 4 बिट्स में आया है, 1 2 3 4। अब यहां 4 बिट्स आई हैं, तो अब आपको सारे बाइनरीज 4 बिट्स में ही निकालने। जितने भी ये बाकी नंबर्स दिए गए हैं इन सब का बाइनरी 4 बिट्स में ही निकलेगा, क्योंकि लार्जेस्ट नंबर जो आपका है वो 4 बिट्स में है। तो अगर हम 11 का निकालें तो 1011 आएगा, 10 का निकालें तो 1010 आएगा,
9 का निकालें तो 1001 आएगा, 8 का निकालें तो 1000 आएगा, 7 निकालें तो 0111 आएगा, 6 0110, 5 0101, 4 0100, 3 0011, 2 0010, सब मैं 4 बिट्स में ही लिख रहा हूं, एंड 1 0001। ये लीजिए हमने सबका बाइनरी निकाल लिया। अब हमें लिखनी है यहां डेटा बिट्स, और उससे नीचे लिखना होगा हमें जो हम कैलकुलेट करेंगे चेक बिट्स। और लास्ट में डेटा विद चेक बिट्स। मेथड बहुत इजी है गाइस, देखने में आपको थोड़ा लेंथी लग सकता है लेकिन ये इतना डिफिकल्ट है नहीं। अभी तक तो हमने कोई ऐसी हार्ड एंड फास्ट कैलकुलेशन भी नहीं करी। आइए अब हमें बताना है कि ये जो टोटल 12 हैं इसमें 8 हमारा डेटा है, 4 हमारी चेक बिट्स या एरर बिट्स हैं। तो किन किन पोजीशंस पर हमें डेटा लिखना है, किन किन पोजीशंस में, क्योंकि डेटा के साथ ही तो चेक बिट्स जाएंगी। अब पैरिटी बिट की तरह हमेशा डेटा के आगे लग कर जाएंगी ऐसा जरूरी नहीं है, डेटा के मिडल में भी हो सकता है, इधर उधर कुछ बीच में, आगे पीछे, कुछ अलग अलग लोकेशंस पर हम लोग एरर बिट्स को या चेक बिट्स को डालकर भेजेंगे इस मेथड में। जरूरी नहीं है पैरिटी बिट पिछले लास्ट मेथड की तरह हमेशा एरर इंफॉर्मेशन बिल्कुल आगे ही लग के जाए, राइट। तो अब टोटल 12 लोकेशंस हैं हमारे पास, इनमें से किन पोजीशन पर हम डेटा लिखें, किन पोजीशंस पर हम एरर लिखें, ये कैसे डिसाइड करेंगे। तो इसे डिसाइड करने के लिए हम यहां पर चेक बिट्स कैलकुलेट करेंगे, चेक बिट की पोजीशंस कैलकुलेट करेंगे। ठीक है जी। अब आप चाहें तो ये स्टेप स्किप भी कर सकते हैं, ऐसे नेसेसरी नहीं है ये वाला चेक बिट पोजीशंस कैलकुलेट करने का, राइट। तो चेक बिट कैलकुलेट करने के लिए जैसे फर्स्ट चेक बिट हुई C1, सी फॉर चेक बिट, मैं सपोज C लिख के चल रहा हूं, कई लोग E भी लिख सकते हैं, एरर बिट, राइट। सो C1 यानी फर्स्ट चेक बिट कैलकुलेट करने का एक फिक्स फॉर्मूला है 2 to the power 0, कितना आएगा 1। इसीलिए मैंने कहा कि ये सेक्शन आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। देन सेकेंड चेक बिट कैलकुलेट करने के लिए 2 to the power 1, 2 to the power 1 कितना आएगा 2। थर्ड चेक बिट कैलकुलेट करने के लिए 2 to the power 2 कितना आएगा 4। फोर्थ चेक बिट कैलकुलेट करने के लिए 2 to the power 4 कितना आएगा 16, राइट। सॉरी यहां 4 नहीं 3 आएगा, एक एक ऑर्डर में बढ़ेंगे, पहले 2 की पावर 0, फिर 2 की पावर 1, फिर 2 की पावर 2, फिर 2 की पावर 3। 16 तो आ ही नहीं सकता हमारे पास, कॉलम ही 12 है, राइट। अब C1, C2, C3, C4 चेक बिट पोजीशंस हमने कैलकुलेट कर ली कि C1 कहां पर लिखा जाना है, C2 कहां लिखा जाना है, C3 कहां लिखा जाना है, C4 कहां लिखा जाना है। आइए लिखते हैं। C1 जो है वो कॉलम नंबर 1 में लिखेंगे आप, तो ये रहा मेरा चेक बिट्स वाला कॉलम, जरा ध्यान दें, इस चेक बिट वाले कॉलम में कॉलम नंबर 1 ये रहा, यहां मैंने C1 लिख दिया। C2 जो है, ध्यान रखिए फॉर्मूला यही है, आप जरूरी नहीं है यहां कैलकुलेट करें, आप डायरेक्ट भी लिख सकते थे, ये हिस्सा स्किप किया जा सकता है। C2 कहां लिखना है हमें, कॉलम नंबर 2 पे। ये कॉलम नंबर C1 किस कॉलम पर लिखना है, C2 किस कॉलम पर लिखना है, ये एक फिक्स स्टैटिक मेथड है, ऐसे ही लगेगा हर बार। अगर एक और चेक बिट होती, अब मैंने 4 ही क्यों निकाली, मैंने 4 इसलिए निकाली क्योंकि अभी अभी आपने देखा था K की वैल्यू 4 थी, K जो हमने कैलकुलेट करा वो 4 था, नंबर ऑफ चेक बिट्स 4 थी, तो हमें 4 ही चेक बिट्स चाहिए। 8 हमारा डेटा है, 4 हमारी चेक बिट्स है, टोटल 12 कॉलम्स है हमारे पास। तो चेक बिट्स 4 इसलिए निकाली है क्योंकि K की वैल्यू मैंने अभी 4 निकाली थी, राइट। तो सेकेंड चेक बिट कॉलम नंबर 2 पर आएगी, ये लिख दिया मैंने, ध्यान रखिएगा चेक बिट के सामने ही लिखेंगे। थर्ड चेक बिट कॉलम नंबर 4 पर आएगी, ये लिख दिया मैंने, राइट। फोर्थ चेक बिट कॉलम नंबर 8 पर आएगी, ये लिख दिया मैंने। तो गाइस मुझे वो पोजीशंस मिल चुकी हैं जहां जहां मैं इस डेटा के साथ चेक बिट्स डालकर भेजूंगा। अब बात करते हैं जो बाकी पोजीशंस बची। टोटल 12 कॉलम्स हैं,
4 चेक बिट्स के लिए रिजर्व हो गए, जो बाकी 8 बचे वहां पर हम डेटा डालेंगे। ध्यान रखिएगा इस तरफ से ही शुरुआत करिएगा, 1 2 3 4 वहीं से स्टार्ट है, इसलिए मैंने फर्स्ट चेक बिट वहां लिखी। आइए अब C1 यहां कॉलम 1 पर C1 चला गया, कॉलम 2 पर C2 चला गया, कॉलम 3 खाली है। ध्यान से समझिएगा थोड़ा सा, कॉलम 1 पे C1 चला गया, कॉलम 2 पे C2 चला गया, कॉलम 3 अभी दोनों सेल खाली हैं, तो मैंने यहां D1 लिख दिया, डेटा 1। फिर कॉलम 4 पे C3 है, इसलिए देखिए मैं यहां पर कॉलम 1 पे C1 था इसलिए मैंने यहां डेटा नहीं लिखा, कॉलम 2 पे C2 था इसलिए मैंने यहां डेटा नहीं लिखा, कॉलम 3 के दोनों खाली थे इसलिए मैंने यहां डेटा लिख दिया, कॉलम 4 पे यहां C3 है, मैं यहां डेटा नहीं लिख रहा, कॉलम 5 के दोनों खाली हैं इसलिए मैंने यहां डेटा लिखा। डेटा बिट्स वाली लाइन में ही डेटा लिखना है आपको। कॉलम 6 के दोनों खाली हैं, मैंने अपना डेटा सेट कर लिया, क्योंकि जो पोजीशंस चेक बिट्स डाल लिखने के बाद जो जो जगह बचेंगी 12 में से उन्हीं पोजीशंस पर तो आप अपना डेटा डालेंगे। देन 7 पे यहां D4 लिख दिया, 8 पे C4 लिखा हुआ है इसलिए स्किप करा, 9 पर यहां खाली हैं दोनों कॉलम्स तो D5 लिख दिया। टोटल 8 बिट्स जानी है, यहां D6 जाएगा, इसी प्रकार यहां D7 जाएगा, यहां D8 जाएगा। ये लीजिए टोटल 12 बिट्स हमने कैलकुलेट करी थी और हमने पता लगा लिया कि कहां कहां डेटा लिखा जाएगा और कहां कहां चेक बिट्स लिखी जाएंगी। अब जहां जहां डेटा लिखा जाएगा वहां वहां अपने डेटा को उठाकर लिख दीजिए। तो पहला D1 0 है, ये लिख दिया मैंने 0, D1 के नीचे डेटा D1 0 है। जरा ध्यान से समझिएगा, मैं डेटा को D1 D2 लिखने जा रहा हूं। ये जो डेटा था हमारा इसे D1 D2 पर सेट करने जा रहा हूं, तो ये पहली वाली D1 हुई, D1 पे गई। ये सेकंड जो बचा आपका, सेकंड जो बिट है 0 वो यहां गई, D3 वाली यहां गई, D3 पे 1 है, जरा ध्यान से समझिएगा, थर्ड डेटा बिट 1 है, फोर्थ डेटा बिट 0 है, फिफ्थ डेटा बिट 0 है, देन फिर 0 1 1 0 1 1। ये लीजिए डेटा की जगह पर डेटा चला गया। अब हमें जो बाकी जगह बची हैं उनके लिए हमें चेक बिट्स कैलकुलेट करनी होगी। जो रिमेनिंग प्लेसेस हैं उनके लिए हमें चेक बिट कैलकुलेट करनी होगी। तो ये हमारा स्टेप 2 था। स्टेप 3 पर देखिए मैं एक एक करके, मेरे पास स्पेस की शॉर्टेज है तो मैं यहीं पर आपको एक एक करके इन चारों चेक बिट्स को कैलकुलेट करना सिखाऊंगा। आप साथ साथ नोट डाउन करते जाइएगा क्योंकि मुझे इन्हें बार बार रब भी करना पड़ेगा, राइट। तो आइए फर्स्ट चेक बिट निकालने जा रहा हूं मैं, C1। देखिएगा मैं फॉर्मूला कैसे बना रहा हूं, C1 का फॉर्मूला देखिएगा मैं कैसे बना रहा हूं। फर्स्ट चेक बिट निकालने जा रहा हूं, राइट। तो जब हम C1 निकालने जा रहे हैं, C1 की वैल्यू, तो ये जितने भी 4 बिट्स कैलकुलेट कर ली कि कहां कहां हमें C1 C2 C3 C4 लिखना है, और जो जो पोजीशंस C1 C2 C3 C4 से बची उनके बाद उन जगहों पर हमने D1 D2 लिखकर टोटल 12 बिट्स कंप्लीट कर ली। अब हमें इन C1 C2 C3 C4 की पोजीशंस निकालनी थी। तो आइए स्टेप 3 में, स्टेप 1 हमने पहले कर लिया, स्टेप 2 हमारा ये हो गया जो अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। स्टेप 3 में एक एक करके हम C1 C2 C3 C4 की वैल्यू यहां निकालेंगे। आप लोग साथ साथ नोट डाउन कीजिएगा, बिकॉज मैं C1 निकालूंगा, उसको रब करने के बाद C2 निकालूंगा। आइए, तो C1 निकालने के लिए आपको ये जो डेटा वाली पोजीशंस हैं इन पर नजर देनी होगी। C1 निकालने के लिए ये D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 इन 8 पोजीशंस पर नजर रखनी है। देखिए कैसे, सबसे पहले हम C1 निकाल रहे हैं, तो D1 के ऊपर जो बाइनरी लिखा है क्या उसमें 1 पोजीशन पर, C1 मतलब 1, ऐसे याद रखिए, C1 मतलब 1 पोजीशन देखनी है। तो डेटा 1 पर 1 पोजीशन पर क्या 1 है, क्या फर्स्ट पोजीशन पर 1 है? हाँ है, तो यहां C1 के आगे D1 लिख लीजिए, अभी रुकना नहीं है। फिर डेटा 2 पर देखना है, क्या 1 पोजीशन पर 1 है, 1 पोजीशन पर 1 है? हाँ है, तो जोर कर यहां पर D2 लिख लीजिए। फिर डेटा 3 पर देखना है, क्या 1 पोजीशन पर 1 है? नहीं है, तो छोड़ देना है। फिर डेटा 4 को देखिए, क्या 1 पोजीशन पर 1 है? हाँ है, तो डेटा 4 को भी यहां जोर करके लिख देना है। फिर डेटा 5,
सिर्फ सीधे देखिए, मैंने ये कॉलम स्किप करा, मैंने ये कॉलम सी वाले कॉलम स्किप करने, सिर्फ डेटा में देखना है। D5 में देखा क्या 1 पोजीशन पर 1 है, हाँ है, तो यहां जोर करके D5 भी लिख देना है। फिर 1 पोजीशन पर देखा D6 में देखा 1 पोजीशन पर 1 है, नहीं है। 1 पोजीशन मतलब फर्स्ट पोजीशन पर 1 है, हाँ है। D7 में तो जोर करके यहां D7 लिखा। फिर D8 पर देखा क्या फर्स्ट पोजीशन पर 1 है, नहीं है, तो मैंने स्किप कर दिया। यानी मैंने सारी डेटा बिट्स को एक एक करके चेक किया, क्या D1 पर फर्स्ट पोजीशन पे 1 है, हाँ है, तो लिखा। क्या D2 पे फर्स्ट पोजीशन पे 1 है, हाँ लिखा, दोनों के बीच में जोर लगाया। क्या D3 पे फर्स्ट पोजीशन पे 1 है, नहीं है, तो नहीं लिखा D3 को। D4 पे फर्स्ट पोजीशन पे 1 है, हाँ है, तो जोर करके लिखा। D5 पे फर्स्ट पोजीशन पे 1 है, हाँ है, तो जोर करके लिखा। D6 पे फर्स्ट पोजीशन पे 1 नहीं था, नहीं लिखा। D7 पे फर्स्ट पोजीशन पे 1 है, मैंने लिखा। D8 पे फर्स्ट पोजीशन पे 1 है, नहीं है, मैंने नहीं लिखा। तो जिस पे फर्स्ट, क्योंकि मेरे को C1 निकालना था, इसलिए मैंने सारे डेटा बिट्स की 1 पोजीशन देखी। अब इसे मुझे कैलकुलेट करना है, राइट। जोर के बारे में मैं आपको रफ में बता दूं, जोर अभी आप चैप्टर 3 में पढ़ेंगे भी, एक्सटेंसिबल और। सो जोर सेम पर अगर 1 1 है तो 0 आंसर देता है, अगर 0 0 है तो भी 0 आंसर देगा, सेम पर 0 आंसर देता है ये। और 1 0 पर आपको ये 1 आंसर देगा, 1 1 पर ये 0 1 पर आपको ये अगेन 1 आंसर देगा। ये आपको याद रखना होगा जोर की वर्किंग, आप नेक्स्ट चैप्टर 3 में देखेंगे भी, सीखेंगे भी। अब मैं इसमें जरा इनकी जगह इनकी वैल्यूज रख दूं। D1 देखिए हमारा ये D1 इसी में से रखा था हमने D1, तो आइए D1 की वैल्यू क्या है गाइस, 0 जोर। D2 की वैल्यू क्या है गाइस, 0 जोर। D4 की वैल्यू क्या है गाइस, 0 जोर। D5 की वैल्यू क्या है, 0 जोर। D7 की वैल्यू क्या है गाइस, 1, तो 1 लिखा। समझिए इसको ध्यान से, मुझे C1 निकालना था। C1 निकालने के लिए सिर्फ डेटा वाली पोजीशन ही चेक करनी है, पहली बात। अब C1 निकालने के लिए मेरे को सिर्फ डेटा वाली पोजीशंस चेक करनी थी, साथ ही साथ उन पोजीशंस के बाइनरी में देखना था कि 1 पोजीशन पे 1 है तो लिखो यहां, सेकंड वाला देखा 1 पोजीशन पे 1 है तो लिखो यहां, थर्ड वाला देखा 1 पोजीशन पे 1 नहीं है तो नहीं लिखा, फोर्थ वाले की 1 पोजीशन से मेरा कहने का मतलब है सबसे इधर वाली फर्स्ट पोजीशन, जो थे उन्हें यहां जोर करके लिखा। अब उनके नीचे उनके कॉलम के नीचे वाली वैल्यू डाल दी। D1 के नीचे कितनी वैल्यू थी, 0, जोर एज इट इज रहा। D2 के नीचे क्या वैल्यू थी, 0, नोट डाउन किया। देन D4 के नीचे क्या वैल्यू थी जी, 0, नोट डाउन किया। देन D5 के नीचे क्या वैल्यू थी, 0, यहां डाला। देन D7 के नीचे क्या वैल्यू थी, 1, ये डाला। आइए अब जोर करते हैं, ये रहे जोर के नियम। सबसे पहले आपको 0 का 0 के साथ जोर करना है, 0 जोर 0। यहां देखिए, अगर आप इधर देख पा रहे हैं तो यहां पर इस वाले कॉलम को अगर आप देख रहे हैं तो अगर 2 0 का जोर करेंगे तो आंसर जोर आएगा, यहां मैंने लिखा हुआ है। तो 2 0 का अगर जोर करेंगे तो आंसर 0 आएगा। ये अपने आप ऐसे पेपर में अंडरलाइन करके नहीं लिख सकते, आपको तो पेपर में एग्जैक्टली सीधे यहां फाइनल आंसर लिखना होगा, बट मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं। यहां 0 का 0 से जोर करना है, ये टेबल हमें बता रही है अगर 0 का 0 से जोर करना है तो आंसर 0 लिखना है। तो मैंने 0 का 0 से जोर करके अपने मन में आंसर लिख लिया 0। अब इस आंसर का फर्दर मुझे अगले वाले के साथ जोर करना है, ध्यान दीजिएगा। अब इस 0 को, इन दोनों को जोर करके जो 0 आया उस आंसर का अगले वाले के साथ जोर करना है। तो 0 का जोर करना है 0 से, अगेन यही फॉर्मूला लगा, 0 का जोर करना है 0 से, तो आंसर इन दोनों का भी 0 आया, राइट। अब ये जो आंसर आया इसका जोर करना है अगले वाले से, राइट। तो अगर 0 का 0 से जोर करेंगे तो फिर से यही फॉर्मूला लग रहा है, 0 का 0 से जोर करेंगे तो आंसर 0 रखना है अपने दिमाग में। इस तरह से लाइंस आप पेपर में ड्रॉ नहीं करेंगे।
और इस जीरो का अब 1 के साथ जोर करना है, तो इस जीरो का अगर मैं 1 के साथ जोर करूं तो इस टेबल में दे रखा है जीरो का 1 के साथ जोर करने पर 1 आता है। मैंने तो इसे ऐसे याद रखा हुआ है, जब दोनों वैल्यू सेम होंगी तो 0 आएगा, दोनों वैल्यू सेम होंगी तो 0 आएगा, अगर अलग होंगी तो 1 आएगा, अलग अलग होंगी तो 1 आएगा। आप कैसे भी याद कर सकते हैं। तो अब इस जीरो का यानी इस जीरो और इस जीरो का जोर करके जो 0 आंसर आया, इसका 1 के साथ जोर करूंगा और 0 और 1 का जोर करा तो आंसर 1 आएगा। ये लीजिए C1 की वैल्यू 1 आ गई। ये नीचे जो अंडरलाइन करने का मैंने किया ये आपको पेपर में नहीं करना है। C1 की वैल्यू 1 आ गई, सो C1 के नीचे मैंने 1 डाल दिया। आइए इसी तरह से अब हम C2 की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। लेट्स कैलकुलेट C2। अभी तो C3 C4 भी हमें निकालने, राइट। 4 चेक बिट्स हैं तो चारों हमें निकालनी होंगी। तो C2 अगर हम निकालें, अगेन C1 हो, C2 हो, C3 हो, C4 हो, हमें सिर्फ डेटा बिट्स ही देखनी है, क्योंकि C1 C2 C3 C4 तो हमें कैलकुलेट करना है, उनकी बिट्स बाइनरी नहीं चेक करनी। फिलहाल C2 D1 पर चलते हैं। अब क्योंकि हमें C2 निकालना है इसलिए सेकंड पोजीशन को देखेंगे। क्या सेकंड पोजीशन पे 1 है? हाँ है, तो D1 को मैंने यहां लिखा। फिर D2 पर आए, क्या सेकंड पोजीशन पर 1 है? नहीं है, मैंने स्किप करा, सिर्फ DD वाली जगहों पर जाऊंगा मैं बस। D3 पर आए, क्या सेकंड पोजीशन पर 1 है? हाँ है, सो जोर करा D3 का। फिर D4 पर आए, क्या सेकंड पोजीशन पर 1 है? हाँ जी है, तो जोर कर दिया D4 का भी, जोर। फिर D5 पर आए, क्या सेकंड पोजीशन पर 1 है? नहीं है। D6 पर आए, क्या सेकंड पोजीशन पर 1 है? हाँ है, तो D6 को ले लिया यहां पर, जोर किया। D7 पर आए, क्या सेकंड पोजीशन पे 1 है? हाँ है, तो यहां पे D7 भी लिया। फिर D8 पर आए, क्या सेकंड पोजीशन पर 1 है? नहीं है, तो इसे इग्नोर करा। आइए अब इनकी वैल्यू डाल लें। D1 पर, D1 के कॉलम के नीचे 0 है, जोर। D3 के कॉलम के नीचे 1 है, जोर। D4 के कॉलम के नीचे 0 है, जोर। D6 के कॉलम के नीचे 0 है, जोर। D7 के कॉलम के नीचे 1 है। आइए इसका आंसर लिखते हैं, क्या आएगा। तो करना शुरू करते हैं, ध्यान से देखिएगा। 0 का जोर करा 1 से, 0 का जोर करा 1 से तो 1 आंसर आता है। तो 0 का जोर करा 1 से तो 1 आंसर आया। इस 1 का जोर करा 0 से, जो आंसर आएगा उसका अगले वाले से करना है। इस 1 का 0 से करा तो यहां आप देख पा रहे होंगे 1 का 0 से जोर करेंगे तो 1 आएगा, अलग अलग बिट्स होंगी तो 1 आएगा, सेम बिट्स होंगी तो 0 आएगा। 1 और 0 का अलग अलग है तो 1 आया, राइट। अब इस 1 का ये जो आंसर आया इसका अगले 0 से करा, 1 का 0 से करेंगे, 1 का 0 से करेंगे तो 1 आएगा। जो आंसर आ रहा है उसका अगले वाले से करना है, 1 का 1 से करेंगे, 1 का 1 से करेंगे तो आंसर 0 आएगा। ये लीजिए आपकी C2 भी निकल आई 0, तो C2 के नीचे मैंने 0 लिख दिया। अब C1 हो गया, C2 हो गया, मेरे पास नीचे स्पेस नहीं है, मैं C3 C4 आपको यहां निकाल कर दिखा रहा हूं, आप लोग इसे प्रॉपरली यहीं इसी के नीचे ही कैलकुलेट करते हुए करेंगे। तो आइए C3 निकालते हैं। तो अगर हमें C3 निकालनी हो तो चलिए फिर डेटा की तरफ चलते हैं और अब की बार डेटा में थर्ड पोजीशंस देखेंगे, क्योंकि हम C3 कैलकुलेट करने जा रहे हैं। C4 में, सही समझा आपने, C4 में हम फोर्थ पोजीशन चेक करेंगे, 1 देखना है। तो D1 में सिर्फ डेटा वाली पोजीशन चेक करनी है। D1 में देखते हैं थर्ड पोजीशन पर 1 है, नहीं है, सो इग्नोर मारा। D2 पे देखते हैं थर्ड पोजीशन पर 1 है, हाँ है, तो D2 को लिखा। D3 को देखते हैं थर्ड पोजीशन पर 1 है, हाँ है, तो D3 को जोर करके लिख दिया। देन D4 को देखते हैं थर्ड पोजीशन पर 1 है, हाँ है, तो जोर करके D4 को लिख दिया। D5 की थर्ड पोजीशन पर 1 है, नहीं। D6 की थर्ड पोजीशन पे 1 है, नहीं। D7 की थर्ड पोजीशन पे 1 है, नहीं। D8 की थर्ड पोजीशन पे 1 है, हाँ है, सो जोर करके अब छोटे हो जाएंगे, D8 लिख दिया। इनके अंदर इनकी वैल्यूज डालते हैं। पहला D2 है, D2 के कॉलम में नीचे 0 लिखा हुआ है, सो 0 डाला, जोर
नेक्स्ट D3 है, D3 के कॉलम के नीचे 1 लिखा है ज़ोर, D4 है, D4 के कॉलम के नीचे 0 लिखा है ज़ोर, D8 के कॉलम में नीचे 1 लिखा है। आइए ज़ोर करते हैं। तो 0 और 1 का ज़ोर, 0 और 1 का ज़ोर 1 होता है, 1 आया। इस 1 का इस 0 के साथ करेंगे, जो आंसर आता है उसका। आप ये एरोज वगैरह नहीं डालेंगे, आपको ये सिर्फ एक्सप्लेनेशन के लिए मैं डाल रहा हूं, ये कोई एरोज आप नहीं डालेंगे। इस 1 का इस 0 से करें, 1 का 0 से करने पर 1 आता है, और इस 1 का इस 1 से करेंगे तो 1 और 1 का करने पर आंसर 0 आता है। सो C3 भी आपकी 0 आ गई, C3 वाली पर भी 0 डालेंगे। आइए इसी तरह हम चलते हैं C4 निकालने, लास्ट बिट। फिर से चलते हैं और अब अपनी डेटा बिट्स में 4th पोजीशन देखेंगे। 4th पोजीशन, तो D1 में 4th पोजीशन पर 1 नहीं है, D2 में 4th पोजीशन पर 1 नहीं है, D3 में 4th पोजीशन पर 1 नहीं है, D4 में 4th पोजीशन पर 1 नहीं है, D5 में 4th पर है, D6 में 4th पर है, D7 में भी 4th पोजीशन पर 1 है, D8 में भी, यानी D5 ज़ोर, D6 ज़ोर, D7 ज़ोर, D8। D5 के नीचे क्या है? 0 ज़ोर, D6 के नीचे क्या वैल्यू है? 0 ज़ोर, D7 के नीचे क्या वैल्यू है? 1, सो 1 ज़ोर, D8 के नीचे क्या वैल्यू है? 1, सो 1। देखिए गाइस, मैंने ना 8 बिट्स का क्वेश्चन लिया हुआ है। ये क्वेश्चन 8 बिट्स में गिवन है। 8 बिट का क्वेश्चन थोड़ा लेंथी हो जाता है, उस केस में ये 8 मार्क्स तक, 10 मार्क्स तक चला जाता है, क्योंकि ये इतनी सारी कैलकुलेशंस 5 मार्क्स में आपके लिए नहीं पूछी जाएंगी। इतना तो फिर हम 5 मार्क्स करते करते 1 घंटा लगा देंगे पेपर में। ये क्वेश्चन जो है ये 10 मार्क्स के लिए है, जहां पर आप इनफ टाइम देंगे कैलकुलेशंस में। 8 बिट्स का क्वेश्चन मैंने आपके पेपर में नहीं देखा है 5 मार्क्स में। 5 मार्क्स में जो मैंने देखा है वो 4 बिट्स वाला है, तो वो जल्दी कैलकुलेट हो जाएगा। बट मैंने 8 बिट का एग्जांपल इसलिए लिया कि हमारे सामने जितनी भी पॉसिबिलिटीज हों एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, जो जो सिचुएशंस अराइज हो सकती हों वो सारी अराइज हो जाएं, ताकि हम सबको टैकल करना सीख जाएं। तो जब हम 4 बिट का क्वेश्चन करेंगे तो 4 बिट के क्वेश्चन में जो भी सिचुएशन आएगी हम उसे इजीली हैंडल कर सकते हैं। तो आइए 0 का 0 से ज़ोर करें, 0 0 पर तो 0 आता है। इस आंसर का 1 से करें, 0 और 1 का 1 आता है, और इस आंसर का 1 और 1 का करें तो आएगा 0। लीजिए C4 भी आपके सामने है 0। तो ये वो डेटा है जो सेंडर भेजेगा। ये सेंडर साइड पूरी हुई, राइट। 1 1 0 4 टाइम्स 1, 4 टाइम्स 0 1, ये भेजेगा सेंडर रिसीवर को। ये सेंडर साइड कंप्लीट हुई, जहां हमने देखा कि अपने डेटा की कहां बीच में वो एरर इंफॉर्मेशन या चेक बिट्स डालकर भेजेगा। तो सेंडर की तरफ से जो डेटा जाएगा वो ये जाएगा, ये जिसमें एरर बिट्स भी हैं। अब चलते हैं रिसीवर की साइड पर, जहां पर रिसीवर कैसे इस डेटा को रिसीव करके चेक करेगा वेदर द रिसीव्ड डेटा इज करेक्ट और नॉट, राइट। तो चलिए रिसीवर साइड पर चलते हैं। तो अगर हम रिसीवर साइड पर करें तो उसे जो डेटा रिसीव्ड हुआ, एक बार लिख लेते हैं इस टेबल में से देखकर। टोटल की टोटल 12 बिट्स, 1 1 4 टाइम्स 0, 1 1 4 टाइम्स 0, then 1 1 4 टाइम्स अगेन 0, 1 2 3 4, then 1। ये वो डेटा है जो रिसीवर को रिसीव हुआ यूजिंग दिस टेबल। ये सेंडर की साइड पे बनानी है आपको, रिसीवर की साइड पर कोई इस तरह की टेबल नहीं बनानी है। आइए अब रिसीवर देखिए, इसमें से सबसे पहले जब भी रिसीवर के पास ये डेटा पहुंचेगा तो रिसीवर सबसे पहले इसमें से चेक बिट्स को अलग करने के लिए कुछ ट्रिक लगाएगा, राइट। कैसे वो इस डेटा के अंदर चेक बिट्स कैलकुलेट करेगा, आइए रिसीवर साइड का देखिए अब जरा।
अब रिसीवर जो है वो चेक बिट्स कैलकुलेट करेगा खुद से, ठीक है। C1 क्या फॉर्मूला था C1 का आपका, D1 D2 D1 XOR D2 XOR D4 XOR D5 XOR D7, ये फॉर्मूला था, राइट। अब उसे इसमें से, अच्छा अगर हम इसको अभी देखें तो चलिए पहले चेक बिट्स ही निकाल लेते हैं, आसान रहेगा। कौन कौन सी पोजीशंस पर चेक बिट्स हैं जरा देखिए। ये फॉर्मूला दोनों साइड को पता होता है, C1 कैसे निकाला जाता है, C2 कैसे निकाला जाता है, C3 कैसे निकाला जाता है एंड C4 कैसे निकाला जाता है। अब C1 फर्स्ट कॉलम पर है, फर्स्ट कॉलम ये रहा, देन C2 सेकंड कॉलम पर है, सेकंड कॉलम ये रहा, राइट। C3 फोर्थ कॉलम पर होता है। ये फॉर्मूला मैंने बोला था आपको कि ये आपको पेपर में करने की जरूरत नहीं, सेंडर और रिसीवर दोनों एक ही मेथड यूज कर रहे हैं, दोनों एक ही टेक्निक से कर रहे हैं, तो दोनों को पता है चेक बिट्स के कॉलम कौन से होते हैं। C3 जो है वो फोर्थ कॉलम पर है, तो 1 2 3 फोर्थ, ये रहा C3 का कॉलम, और C4 जो है वो 8th कॉलम पर है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 ये है। अब इस डेटा में से उसने चेक बिट्स कोई कॉलम्स उसको पता चल गए। अब उसको जो सेंडर की चेक बिट्स मिली हैं इस डेटा में, निकालिए जरा सेंडर की चेक बिट्स। 1 मिला है, 0 मिला है, थर्ड पोजीशन पर 0 है, फोर्थ पोजीशन पे 0 है। ये सेंडर की चेक बिट्स उसको मिल गई। इस सेंडर की चेक बिट्स में उसे 1 0 0 0 1 0 0 0 इन कॉलम्स के आधार पर फर्स्ट कॉलम ये रहा, यहां फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, फोर्थ कॉलम, 8th कॉलम चेक बिट्स का होता है। सेंडर को भी पता है, रिसीवर को। तो फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, फोर्थ कॉलम, 8th कॉलम, इन चारों की वैल्यूज उसने निकालकर सेंडर की चेक बिट्स अलग कर ली। अब क्वेश्चन पढ़िए जरा। क्वेश्चन में क्या बोला था कि जो रिसीवर है उसे रिसीव हुआ जो डेटा वो ये है 1 1 0 0 1 0 1, यानी अब जो ये बची हुई पोजीशंस हैं वो डेटा की हैं। ये C1 है, ये C2 है, ये C3 है और ये C4 है। जो बची हुई पोजीशंस हैं वो डेटा की हैं। तो ये 1 यहां मैच हो रहा है, देखिए ये 1 यहां मैच हो रहा है, ऐसे ये 0 0 1 0 1 0 ये सब डेटा की पोजीशंस है, ठीक है। लेकिन रिसीवर को रिसीव क्या हुआ, रिसीवर को रिसीव हुआ है ये लास्ट बिट गलत हो गई है। तो यानी हमें रिसीव्ड डेटा में यहां पर जो फर्स्ट ये सबसे पहली बिट है वो यहां गड़बड़ होकर दिखानी है। यहां पर ये जो 0 यहां हमने लिखा हुआ है इसे गड़बड़ दिखाना है, क्योंकि वो कह रहा है कि रिसीवर को जो रिसीव्ड हुआ है उसमें ये वाला गड़बड़ मिला है, तो हम यहां गड़बड़ कर दे रहे हैं। अगर हम सही रखेंगे तो हमें एरर का पता कैसे चलेगा। हमने दिखाया कि सेंडर ने क्या भेजा, सेंडर ने ये नीचे वाला कॉलम जो 12 वैल्यूज आपने कैलकुलेट करी थी, जो 12 वैल्यूज की कॉलम्स की वैल्यूज सेंडर ने वो भेजा। सेंडर ने वो भेजा होगा, ये रहा सेंडर का भेजा हुआ, इसके साथ उसने एरर बिट्स कैलकुलेट करके भेज दी। बट जब रिसीवर को रिसीव हुआ तो उनमें से एक बिट करप्ट थी, ऐसा उसने क्वेश्चन में बोला, उसको ये रिसीव हुआ। तो जो रिसीव्ड डेटा है उसमें अगर आप सही लिखे रखेंगे तो एरर तो कभी आएगी ही नहीं ना। उसने बोला करप्ट हुआ है तो मैंने यहां करप्ट कर दी। फर्स्ट वाली करप्ट हुई है, मुझे पता है यहां D1 होता है तो मैंने D1 को करप्ट कर दिया, D2 ये रहा, D3 ये रहा, D4 D5 D6 D7 आपने अभी देखा था, हम इसी सीक्वेंस में चलते हैं। तो ये रहा D1 मैंने यहां पे करप्ट कर दिया, राइट। चलिए तो ये ध्यान रखिएगा, ये D1 है, ये D2 है, ये D3 है, D4 है, ये D5 D6 D7 एंड D8। चेक बिट्स को छोड़कर जो जो बचे वो D1 है। आइए अब रिसीवर के डेटा में से हम चेक बिट्स निकालना है। रिसीवर की जो चेक बिट्स हैं वो कैलकुलेट करेंगे। सेंडर की चेक बिट्स इसने देख ली, यहां 1 है, सेकंड कॉलम पे 2 है, फोर्थ कॉलम पे 0 है, 8th कॉलम पर 0 है, राइट। अब रिसीवर की चेक बिट्स के लिए ये फॉर्मूला वो फिर से खुद कैलकुलेट करेगा। आइए देखिएगा, C1
क्या फॉर्मूला है? D1 XOR D2 XOR D4 XOR, बस खत्म होने वाला ये क्वेश्चन, D5 XOR, ये हम लास्ट स्टेप, सेकंड लास्ट स्टेप कर रहे हैं, छोटा सा ही होगा। आइए अब इन जगहों पर ये इनमें से वैल्यूज रख देते हैं। D1 कितना है? 1 XOR D2 कितना है? 0, क्योंकि जो रिसीवर को डेटा रिसीव हुआ है वो तो अपने मेथड में वो वाले में से लगाएगा। जो सेंडर की टेबल में हमने जब कैलकुलेट करा था तो सेंडर का जो डेटा था वो उसमें से कैलकुलेट कर रहे थे, बट यहां जब हम दोबारा से कैलकुलेट करेंगे तो जो रिसीव्ड डेटा में C1 C2 C3 और C4 के बाद जो बचे हैं उनके ऊपर मैंने D1 D2 D3 D4 लिख दिया। अब इस फॉर्मूले में यही सेम फॉर्मूला लगा रहा हूं और इस फॉर्मूले में इन डेटा बिट्स डेटा को पुट कर रहा हूं। जैसे D1 पर 1 आया, फॉर्मूला यहां से उठाया है मैंने, राइट। अब D1 पर यहां क्या आया है? 1 लिख दिया। D2 पर क्या आया है? 0 लिख दिया XOR। D4 पर क्या आया है? 0 लिख दिया XOR। D5 पर क्या आया है? 0 लिख दिया XOR। D7 पर क्या आया है? 1 लिख दिया। करिए जरा, 1 और 0 का XOR करेंगे तो 1 और 0 का XOR 1 होता है। इस 1 का 0 के साथ करेंगे तो 1 और 0 का अगेन 1 होगा। इस 1 का इस 0 के साथ करेंगे तो अगेन 1 होगा, और इस 1 का इस 1 के साथ करेंगे तो आंसर 0 आएगा। तो इनकी फर्स्ट चेक बिट आई 0। आइए और भी इन्हीं फॉर्मूला से कर लेते हैं। C2 का निकालते हैं फॉर्मूला, D1 XOR D3 XOR D4 XOR D6 XOR D7। अब अगर हम इस फॉर्मूले में रखें तो D1 की वैल्यू, फॉर्मूला यहां से लग रहा हूं क्योंकि सेंडर और रिसीवर के पास टेक्निक तो एक ही लग रही है ना, हम हैमिंग कोड या सैक कोड पढ़ रहे हैं। तो जिस टेक्निक से सेंडर के द्वारा डेटा को एरर बिट्स के साथ भेजा गया, सेम उसी टेक्निक से तो रिसीवर साइड पर हम उसे डिकोड करेंगे। अब ऐसा थोड़ी होगा कि एक साइड हम कोई मेथड यूज कर रहे हैं, दूसरा साइड, तो जिस मेथड से मैंने यहां पर चेक बिट्स निकाली थी सेम वही मेथड में यहां अप्लाई कर रहा हूं। तो D1 D3 D4 D6 D7 ये रहा फॉर्मूला। अब लेकिन इसमें जो वैल्यूज रखनी है, इसमें जो वैल्यूज रखी थी वो सेंडर के डेटा में से रखी थी। अब हम रिसीवर साइड पे हैं तो रिसीवर के डेटा में से D1 पर 1 XOR D3 पर 1 XOR D4 पर 0 XOR D6, देखिए D6 0 XOR D7 1। आइए 1 और 1 का करा तो 0 आएगा, 0 और 0 का करा तो 0 आएगा, 0 और 0 का करा तो 0 आएगा, और 0 और 1 का करा तो 1 आएगा, राइट। C2 भी आ गया। इसी तरह से C3 और C4 भी निकाल लेते हैं, फटाफट क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं। C3 का फॉर्मूला वो रहा, ये तो छोटे ही फॉर्मूले हैं, D2 XOR D3 XOR D4 XOR D8। आइए 2 3 4 8। D2 पर क्या है यहां पर? 0 XOR। 3 पर क्या है यहां पर? 1 XOR। D4 पर क्या है यहां पर? 0 XOR। D8 पर क्या है यहां पर? 1। तो 0 और 1 का करेंगे तो 1 आएगा XOR, यहां लिखा हुआ है 0 और 1 पे आंसर 1 लिखना है हमें। 1 और 0 का करा तो 1 आएगा, एंड 1 और 1 का करा तो 0 आएगा, राइट। ये लीजिए C3 भी हमारे सामने कैलकुलेट होकर आ गया। देन चलते हैं C4 की तरफ। 5 6 7 8 इज द स्ट्रेट फॉर्मूला। ये वैल्यूज मेरे से D2 का क्या था, अपने आप लिख लीजिएगा। देन C4 का D5 D6 D7 D8 D7 D8, राइट। 5 6 7 8 5 6 7 8 0 0 1 1, ओके 0 0 1 1। XOR अगर हम कर दें तो आइए करते हैं। 0 0 सेम सेम पर 0 आता है, 0 और 1 का करा तो 1 आएगा, और 1 और 1 का करा तो 0 आएगा। ये लीजिए हमारे सामने रिसीवर की चेक बिट्स कैलकुलेट हो गई। आइए तो अब इसको फाइनल करते हैं और इस क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं। ये रिसीवर साइड पर जो डेटा रिसीव हुआ उसमें एक बिट करप्ट थी,
वो मैंने दिखा दी क्योंकि क्वेश्चन में गिवन थी। सेंडर की चेक बिट्स उसने 1 2 3 4 अलग अलग कर ली। अब अपनी रिसीवर की चेक बिट जो उसने इसके आधार पर कैलकुलेट करी वो हो गई। नाउ लास्ट स्टेप देखने जा रहा हूं मैं, करने जा रहा हूं, जरा ध्यान दीजिएगा गाइस, दिस इज द लास्ट। और आपको यहां दिख जाएगा कि एरर कहां है, गलती कहां हुई है इनसे, राइट, डेटा कहां करप्ट हुआ है। नाउ सेंडर की चेक बिट्स क्या है? सेंडर की चेक बिट्स अगर आप देखें तो हैं, इधर दे रखी हैं 0001 0001। रिसीवर ने खुद जो रिसीव हुआ डेटा, पहले जो उसके पास डेटा आया था उसने उसमें से सेंडर की चेक बिट्स अलग कर ली थी। इस डेटा में से सेंडर की चेक बिट्स अलग कर ली थी। बाकी डेटा पर उसने जो खुद चेक बिट्स कैलकुलेट करी वो आई हैं C0100, वो आई हैं 0100। यहां से लिख रहा हूं मैं, C1 आया है 0 तो C1 इस तरफ, C2 C3 C4, C1 0 आया है 0 लिखा, C2 1 आया है 1 लिखा, C3 0 आया है 0 लिखा, C4 0 आया है 0। अब अगर आप देखें ये C1 है, ये C2 है, ये C3 है, ये C4 है, शुरू से हम यही ऑर्डर लेकर चले। इसमें मिसमैच कहां हो रहा है? सेंडर ने जो चेक बिट्स भेजी थी, जो एरर इंफॉर्मेशन भेजी थी, याद कीजिए मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में बोला था सेंडर के द्वारा कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन साथ में भेजी जाएगी जिसके बिहाफ पर रिसीवर चेक करेगा वेदर द रिसीव्ड डेटा इज करेक्ट और नॉट। सेंडर ने कुछ चेक बिट्स डेटा के अंदर डाली थी, रिसीवर ने उस डेटा में से अपनी चेक बिट्स कैलकुलेट कर ली। अब वो इन दोनों को कंपेयर करने पर उतर आया है कि सेंडर ने जो चेक बिट्स या एरर बिट्स डाली हैं उन्हें मैं अपनी जरा चेक बिट्स से कंपेयर करूं, क्या सेम है? C4 सेम है, C3 सेम है। अगर सारी सेम होती तो मैं यहां क्वेश्चन कर देता और लिख देता देयर इज नो एरर, बट ये सारी मिसमैच हुई हैं, ये दो मिसमैच हुई हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं एरर है। वो यहां दिख रहा है आपको, मैंने बोला था यहां दिख रहा है 0 है, यहां 1 है, इसलिए मैंने यहां D1 पे 1 किया था, इसीलिए यहां पर वो गड़बड़ी आ रही है। मैच करिए, C4 सेम है, नो एरर, C3 सेम है, नो एरर, सारी सेम होती तो नो एरर, यहां लिख देता है देयर इज नो एरर इन रिसीव्ड डेटा, क्वेश्चन खत्म था। बट यहां उसने बोला है तो आपको एरर दिखानी पड़ेगी। देखिए मिसमैच हो रहा है, यानी देयर इज मिसमैच एट C1 एंड C2 चेक बिट्स। C1 एंड C2 की जो चेक बिट्स हैं उनमें मिसमैच हो रहा है। C1 पर 1 और 0 आ रहा है, यहां 0 और 1 आ रहा है, यहां गड़बड़ी है। तो अब पता चल गया कि यहां पर कुछ गड़बड़ी है। अब देखिए एग्जैक्ट लोकेशन कैसे पता चलेगी। C1 का फॉर्मूला देखते हैं और C2 का फॉर्मूला देखते हैं। अगर आप C1 का फॉर्मूला देख पा रहे हो तो ध्यान से देखिए, C1 का मैं ये सब यहां से हटा देता हूं, थोड़ा सा क्लियरली आपको दिख जाए। तो इसमें जाकर देखिए, C1 का फॉर्मूला है ये D1 D2 D4 D5 D7, C2 का फॉर्मूला है ये D1 D3 D4 D6 D7। मिसमैच C1 और C2 में हो रहा है, इसलिए मैं C1 और C2 के अंदर फॉर्मूले चेक कर रहा हूं। देखिए दोनों में कॉमन क्या है, दोनों फॉर्मूले में मिसमैच C1 और C2 में हो रहा है, इसलिए मैं C1 का फॉर्मूला और C2 के फॉर्मूले में मिसमैच मतलब कॉमन ढूंढ रहा हूं। यहां D1 दोनों में है, यहां रफ में लिख लेता हूं D1 दोनों में है, और D2 एक में ही है, D4 दोनों में है, और D7 दोनों में है। D4 दोनों में है, D7 दोनों में है। ये रफ है आपका, ये दोनों फॉर्मूलाज में कॉमन है। कॉमन आपको वो निकालना है, C1 और C2 की चेक बिट्स गड़बड़ हुई है, इसलिए मैंने C1 और C2 की चेक बिट्स में कॉमन निकाला। D1 दोनों में है, D4 दोनों में है, D7 दोनों में है, मैंने रफ में लिख लिया। अगर C1 और C4 में गड़बड़ी होती तो मैं C1 और C4 में कॉमन निकालता कि दोनों में कॉमन क्या है, या C1 C3 में गड़बड़ी होती तो C1 C3 से मैं कॉमन निकालता। जिन दो में गड़बड़ी आ रही है उनके फॉर्मूले में कहीं रफ में कॉमन निकालिए। आइए अब इनको उठाकर चेक करिए। सबसे पहला है D7। चेक किस में करना है? चेक करना है उनमें जो सही आए हैं। सही कौन कौन से आए हैं? C3 और C4। तो अब पहले मैंने D7 उठाया और ले जाकर C3 में और C4 में चेक करता हूं। D7 उठाया तो C3 में D7 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 नहीं है। C4 में D7 D7 या D7 है।
D7 है C4 में। C4 के फॉर्मूले में देखिए C1 और C2 मिसमैच हुए थे, तो उन दोनों में जो कॉमन थे वो उठा के बाहर रफ में लिख लिए। अब उनमें से एक एक करके उठाने हैं और जो मैच हुए हैं उनमें चेक करने हैं कि वो उनमें एग्जिस्ट करते हैं या नहीं। तो D7 को यहां चेक करा, D7 D7 D7, C3 में नहीं था, D7 D7 D7, C4 में D7 मैच कर गया। इसका मतलब आप D7 को यहां से कट कर देंगे कि यहां पर तो गड़बड़ी नहीं है। क्यों? अगर D7 में गड़बड़ी होती तो ये भी मिसमैच करता। ये C4 तो बिल्कुल सही आ रहा है, यानी ये बिल्कुल मैच कर रहा है, यानी D7 में गड़बड़ी नहीं है। जो मिल जाए आपको उसे यहां से रफ में से कट कर दीजिएगा। देन D4 उठाइए और इन दोनों वालों में जिनमें गड़बड़ी नहीं है उन्हें चेक करना है। D4 D4 D4, ये रहा D4 मिल गया तो D4 को भी काट देना है, यानी इसमें भी D4 में भी गड़बड़ी नहीं है। अब आइए D1 को, D1 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 दोनों सही वाले फॉर्मूलों में C3 और C4 दोनों सही थे, दोनों में मैंने D1 को ढूंढा, D1 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 दोनों में ही मुझे नहीं मिला। इट मीन्स D1 पोजीशन इज करप्टेड, या आप लिख सकते हैं देयर इज सम एरर एट D1। लीजिए पोजीशन पता चल गई, ये रही आपकी D1 पोजीशन, ये रही D1 पोजीशन। अगर हम रिसीवर के डेटा में देखें, रिसीवर को जो डेटा रिसीव हुआ है उसमें देखें तो रिसीवर को क्या डेटा हुआ है 110000 101 101, तो ये पोजीशन है जिसे हम D1 कहते हैं, D1 पोजीशन। अब बाइनरी है, बाइनरी में या तो 0 लिख सकते हैं आप या तो 1 लिख सकते हैं, राइट। यहां पर क्या लिखा हुआ है, D1 पोजीशन पता चल गई कि करप्ट है। और हम देखिए सच बोलूं तो यहां पर 0 है, यहां पे 1 है, हमें आंखों से भी दिख रहा है। जो चीज अभी तक हमें आंखों से साफ साफ दिख रही थी कि यहां 0 है, यहां 1 है, यहां फर्स्ट पोजीशन पर गड़बड़ी हुई है, डेटा की फर्स्ट पोजीशन यहां 0 यहां 1 है, यहां गड़बड़ी हुई है, वो इसने इस पूरे मेथड से पोजीशन पता लगा ली। इसने भी वही पता लगा लिया अपने मैथमेटिकल तरीकों से कि किस पोजीशन पर गड़बड़ी हुई है। अब पोजीशन तो पता चल गई, अब मैंने बोला था ये करेक्शन टेक्निक है, तो करेक्शन करना है बहुत आसान। देखिए जब आपके पता है कि ये डेटा बाइनरी में है और बाइनरी में या तो 1 होता है या तो 0, तो अगर D1 पोजीशन पर 1 लिखा हुआ है तो और ये गलत है तो इसका मतलब इसे उल्टा कर दो, 0 यहां सही होगा। अगर यहां 0 होता, ये 0 गलत पाया जाता तो उसे उल्टा कर दो, 1 सही होता। यानी पोजीशन आपको पता चल गई D1 पोजीशन। अब D1 पोजीशन पर वो चेक करेगा, अगर 1 है तो उसे 0 कर लेगा, क्योंकि ऑल्टरनेट तो 2 ही हैं, या तो 1 आएगा या तो 0 आएगा। अब अगर वहां 1 है और वो उसे गलत बता रहा है, इसका मतलब वहां 0 होना चाहिए, तो वो इसे करेक्ट करेगा और करेक्टेड डेटा होगा आपका 1100010। D1 पोजीशन पर 1 है, वो समझ गया कि 1 है, गड़बड़ है यहां पर, तो दूसरा ऑप्शन क्या बचा, दूसरा ऑप्शन एकमात्र है आपके पास 0। ये लीजिए आपने करेक्ट कर लिया और रिसीवर ने डेटा कंज्यूम कर लिया, उसे जो डेटा मिला उसने उसे ठीक करके उसे कंज्यूम भी कर लिया। ना सिर्फ पता लगा लिया कि एरर डिटेक्ट हुई है, उसने उसे ठीक भी कर लिया। तो इस प्रकार से ये पूरा मेथड सिंगल एरर करेक्शन एंड डिटेक्शन या हैमिंग एरर कोड के नाम से जाना जाता है। और ये पूरा का पूरा मैंने बहुत लंबा न्यूमेरिकल इसीलिए उठाया कि सारी पॉसिबिलिटीज, ये कॉमन वॉमन निकालना, ये सारी पॉसिबिलिटीज आपके साथ डिस्कस हो जाए। अगर आप पेपर में देखें तो मैंने एक क्वेश्चन एक बार देखा हुआ है जिसमें सेंडर ने जो डेटा भेजा था वो भेजा था 1100, 4 बिट्स का है। ये क्वेश्चन पेपर का क्वेश्चन है, 5 मार्क्स में देखा है मैंने, राइट। और रिसीवर को जो रिसीव हुआ है, रिसीवर को जो डेटा रिसीव हुआ है वो 1101 है। ये एक क्वेश्चन आपको हैमिंग कोड से करेक्ट पता लगाना है और डिटेक्ट करना है। हैमिंग कोड कह लीजिए या सेक कोड कह लीजिए, इससे एरर डिटेक्ट करनी है और करेक्ट करनी है। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का क्वेश्चन मैंने आपको दिया। आप लोग सेम मेथड से अगर आप इसे करेंगे तो आपकी एक प्रैक्टिस भी हो जाएगी। ज़्यादा लंबा न्यूमेरिकल नहीं होगा क्योंकि इसमें टोटल 4 बिट्स ही हैं, तो बहुत आसानी से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। 4 बिट्स हैं तो चेक बिट्स भी कम आएंगी, मेरे ख्याल से 2 चेक बिट्स के या 3 चेक बिट्स से ज़्यादा नहीं आएंगी, तो छोटा न्यूमेरिकल होगा, 5 मार्क्स के हिसाब से
ये ठीक है। तो आप लोगों को खुद प्रैक्टिस करनी है इस पर, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो इस वीडियो के नीचे एक कमेंट करके आप वो पूछ भी सकते हैं। एरर करेक्शन एंड डिटेक्शन में दो टेक्निक थी, पैरिटी मेथड और हैमिंग कोड, जो कि यहां पर टॉपिक कंप्लीट हुआ, राइट। इसके बाद इस चैप्टर में एक टॉपिक और रिमेनिंग है, फ्लोटिंग पॉइंट, जो कि पेपर में एग्जाम्स में मैंने 5 मार्क्स से लेकर लगभग 10 मार्क्स तक का न्यूमेरिकल देखा है, और वो टॉपिक इस चैप्टर का सबसे लास्ट टॉपिक होगा। फ्लोटिंग पॉइंट अरिथमेटिक या फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन पे ऑलमोस्ट हर बार क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन पूछा गया है, तो हम उस टॉपिक को नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।